अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम और सबसे यकसा सुलूक व इंसाफ के दावेदार इमरान खान ने कहा है कि उन पर दर्जनों झूठे मुकदमात कायम कर दिए गए जो अदालतों में जाते ही खत्म हो जाएंगे। उनकी किस्मत उन्हें जितवा रही है या उनके मुखालिफिन के सितारे जवाल पजीर हैं, लेकिन यह हकीकत है कि उन पर मुसलसल मेहरबानी हो रही है। उनकी अदालत आमद का जज इंतजार करते हैं, उन्हें मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। इसी तनाजुर में उन्हें चाहिए तो यह था कि वो किसी भी केस में इल्तवा मांगने की बजाय अदालत से मुतवातिर समात की दरखास्त करे ताकि जल्द उनके मुकदमात मुकम्मल हो, अंजाम को पहुंचे और ज़ेरे समात मुकदमात जल्द ही कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान मुसलसल अदालतों से भागते दिखाई दिए। इसके बावजूद भी उनको मुसलसल रिलीफ मिल रहा है, जिस पर बाकी सियासी कायदीन शफाकुना है। आज भी इमरान खान के एक ही दिन में 3 केसेस पर पेशी थी, लेकिन वो किसी भी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बावजूद उनको तीनों अदालतों से रिलीफ मिल गया। इमरान खान तीनों केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दे चुके, जो मंजूर कर ली गई। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश ना हुए और उनके वकील नईम पचोता ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। वकील का कहना था कि ऐसा नहीं कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं होना चाहते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए। मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान ने बजरिया वीडियो लिंक हाजिर होने की दरखास्तें दी। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। वकील का कहना था कि दफ़ा 144 लाहौर में नाफिज है, इमरान खान की अदालत पेशी पर नहीं, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के आने तक सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। बादजा अदालत ने इमरान खान की आज की हाजिरी की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा पर मुबैना हमले पर इक़दाम कत्ल के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत आज तक की मंजूर की थी और चेयरमैन पीटीआई को आज 3 बजे अदालत पेश होना था। ताहम यहां भी इमरान खान पेश नहीं हुए और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हुए। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील इमरान खान का कहना था कि इस केस में कोई तफ्तीशी अफसर इमरान खान के पास नहीं गया। सरकारी वकील का कहना था कि तफ्तीशी अफसर नहीं बल्कि मुल्जिम ने तफ्तीशी अफसर के पास जाना होता है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कहना था कि उनसे कहें किसी एक केस के ट्रायल को तो आगे बढ़ने दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुल्जिम अगर शामिल तफ्तीश नहीं होता तो उसके अपने नताइज हैं। जिसके बाद अदालत आलिया ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसीह करते हुए आज हाजिरी से इस्तखास मंजूर कर ली और कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वक्त इसलिए दिया है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। इमरान खान का तीसरा केस थाना सगजानी में इक़दाम कत्ल से मुताल्लिक था। केस में इमरान खान के वकील नईम पजोता तो अदालत पेश हुए और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर कर दी। वकील नईम पजोता का कहना था कि इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर दलाइल देना चाहता हूँ, जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि सिक्योरिटी बुनियाद पर दलाइल देते हैं, अदालत से तो पहले टेलीविजन पर आपके दलाइल चल जाते हैं। अदालत का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 3 बजे समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। सरकारी वकील का कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन रैली को लीड भी करना चाहते हैं। रैली लीड करने से बेहतर है इमरान खान अदालत पेश हो जाए, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज की जाए। जज ने कहा, क्या अदालत में दीगर मुल्जिमान को मौका नहीं मिलता? इमरान खान को भी अदालत में हाजिर होने का मौका दिया जाएगा। अदालत जमानत खारिज कर भी दे तो इमरान खान को गिरफ्तार तो आप भी नहीं करते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक की समाअत 3 बजे तक किया। वक्फे के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसीह कर दी और आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर हो गई है। यूं आज फिर इमरान खान अदालतों से रिलीफ लेने में कामयाब हो गए हैं। इन 3 केसेस में एक केस के दौरान इमरान खान के वकील ने दफ़ा 144 का बहाना भी बनाया, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 मुअत्तल कर दी गई। दफ़ा 144 से मुताल्लिक केस में भी तहरीक इंसाफ खुशकिस्मत साबित हुई, क्योंकि उन्होंने एक अदालत में इसकी मुखालिफत में दरखास्त जमा कराई। जज ने तहरीक इंसाफ के वकला से डीसी इजाज़त लेने की मुताल्लिक दरियाफ्त किया, जिसके जवाब में वकील ने बताया कि डीसी की इजाज़त नहीं ली गई थी, जिस पर मौज़िज़ जज ने इजहार बरहमी किया। इसी दौरान ये दरखास्त उसी अदालत में एक दूसरे जज साहब के पास आई और उस कार्रवाई के दौरान ही पंजाब हुकूमत ने अज खुद दफ़ा 144 से पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उधर आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद बिरजा ने पेमरा की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इमरान खान की दरखास्त को मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दिया है, जिसकी समाअत 13 मार्च को होगी। इस तरह देखा जाए तो आज ही के दिन 5 मुख्तलिफ अदालतों से को मुकम्मल रिलीफ मिला है, जो अपनी मिसाल आप है। दूसरी जानिब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझ पर FIRs का इंदराज हो रहा है, मुकदमात की सेंचुरी होने वाली है, इससे हुकूमत क्या गेन कर रही है। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
राणा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कुल मिलाकर आज की तारीख में इमरान खान पर मुकदमात की तादाद 77 हो गई है, हुकूमत क्या गेन कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुकदमात जो हैं वो सियासी लोगों के ऊपर बनते हैं और फिर सियासी लोग उनको फेस भी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह के मुकदमात उनके ऊपर हैं, अगर वो पैरवी सही तरीके से करें और अदालतों में टाइमली पेश हों तो ये इतना मसला बने ना। और देखें, अगर कोई बकौल पीटीआई के अगर गलत मुकदमात भी बन रहे हैं तो अदालतें आज़ाद हैं, वो उतनी ही जल्दी रिलीफ देने के लिए तैयार होती हैं और रिलीफ उनको मिल भी रही है जहां कोई हाई हैंडेडनेस दिखाई जा रही है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि रेपिटेशन ऑफ मुकदमे नहीं होने चाहिए। एक नौयत का अगर जुर्म हो तो एक आधी एफआईआर उसके ऊपर काफ़ी होती है, बजाय के मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ जगहों पे उस तरह। राणा साहब, इस वक्त इमरान खान पर 77 एफआईआर हैं। आज एक केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर सरकारी वकील ने जज साहब से इस्तदा की कि इमरान खान साहब की ज़मानत को मनसूख किया जाए। तो जज साहब ने ये पूछा कि अगर मनसूख कर दी जाएगी ज़मानत या वारंट जारी कर दिए जाएंगे तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लेना है। यानी अब अदालतें भी कह रही हैं कि अदालत नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी भी कर दे तो हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जिससे तासुर मिल रहा है कि शायद इमरान खान अनटचेबल है। नहीं, देखें, बात यह कि हुकूमत जो है ना, जिसको आप हुकूमत कहते हैं या कैबिनेट कहते हैं, वो अगर करना चाहे अरेस्ट तो वो बिल्कुल कर सकती है। उसके पास एजेंसियां भी होती हैं, उसके पास जब उसने पुलिस को डायरेक्शन देनी है तो बहुत ज़्यादा नफरी लेके जा सकती है। क्यों नहीं अरेस्ट हुए? क्योंकि अभी तक हुकूमत ने इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया। जहां तक ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी से खाइफ है हुकूमत? नहीं, खैफ नहीं है। बात यह है कि ये अदालती मामलात के अंदर अगर वो अदालत में पेश नहीं होते और उस वजह से नहीं, राणा साहब, अदालत तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, पुलिस आती है लेकिन अपना सबूत लेके वापस चली जाती है। जवाब दे रहा हूँ, वो खत्म हो जाता। अगर अदालतें देती हैं नाकाबिले वो अरेस्ट वारंट जारी करती हैं तो पुलिस जो है फिर अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन हुकूमत कोई उसके ऊपर पुश नहीं करती। पुलिस अपना एज यूजुअल काम करती है। लेकिन जब हुकूमत समझेगी कि अब पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही और इमरान खान को अरेस्ट करना है तो जरूर वो अरेस्ट हो जाएंगे। पुलिस आई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को जवाब दे। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह पहले ही इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि उनके बस में वो गिरफ्तार कर ले इमरान खान को। इसके बावजूद नहीं हो रहे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको सेफ एक्सेप्ट करता है? ऐसी कोई बात नहीं है। बात यही है कि अदालती मामलात के ऊपर जहां वो पेश नहीं हो रहे, उस पर अगर हुकूमत अब जो है वो पुलिस को अपना काम करने दे रही है और पुलिस की जिम्मेदारी है वो अरेस्ट करे। अगर वो भाग जाते हैं या छुप जाते हैं या वो भगौड़े हो जाते हैं और उनके जो सीनियर पुराने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो झूठा बयान देते हैं कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो इतनी उनको रिलीफ जो है वो मिल रही है, शायद आगे जाके ना मिले। राणा साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। इमरान खान पर अब तक जितने मुकदमात का इंदराज हो गया है, जो मैंने इब्तदा में आपसे पूछा, उससे अभी तक क्या गेन हुआ है? और आने वाले दिनों में वो जो पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, आप कार्रवाई करते हैं वो मज़ीद पॉपुलर हो जाते हैं। अब इमरान खान की किस्मत कहें कि हर मामले के अंदर से वो आसानी से ना सिर्फ निकलते हैं बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी मल्टीप्लाई भी हो जाती है। हुकूमत क्या गेन कर रही है सर? मैं तो नहीं समझता कि उनकी पॉपुलैरिटी मल्टीप्लाई हो रही है। वो एक्सपोज हो रहे हैं। जहां वो जेल भरो तहरीक का नारा देते हैं और खुद जो है वो घर के अंदर छुप जाते हैं और बाहर नहीं निकलते, तो वो उनकी बुजदिली एक्सपोज हो रही है। जहां वो कहते थे कि दोहरा मायार है पाकिस्तान में और नहीं होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, वहां वो खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वो डिमांड करते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि इमरान खान को एक्सपोज कर रही हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी का वो दावा करते हैं और फिर अवाम उस तरीके से निकल नहीं पाती। हर रोज इमरान खान एक्सपोज हो रहा है। और ये जो एफआईआर हैं, अगर कोई किसी शहर में कोई बंदा खड़ा हो जाता है और उसको कोई इतराज है और वो पुलिस में जो है वो एफआईआर काट लेता है, तो उसको फेस करें। यही चीजें हमारे पे भी होती थी। मैं तो कह रहा हूं कि ये एक किस्म, एक नौयत की एफआईआर जो है वो एक ही कटनी चाहिए, दर्जनों नहीं होनी चाहिए। साहब, जब आप हुकूमत में होते हैं तो गवर्नेंस, डिलीवरेंस, परफॉर्मेंस का बोझ हुकूमत के कांधों पर होता है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, उस वक्त आपके पास एक एज होता है कि आप हुकूमत में नहीं है, आप जवाब दे नहीं है उस तरह से। तो क्या हुकूमत प्रेशर महसूस कर रही है? देखिए, हुकूमत पिछले 8-9 महीने से एक काम कर रही है। हुकूमत आईएमएफ का कर्जा लेने की कोशिश कर रही है
और उसकी शराइत पूरी कर, वो नहीं मिल रहा है। और अगर वो शराइत वो नहीं, वो हो रहा है, वो हो चुका है इंशाल्लाह, चंद दिनों की बात है। हमें 100% यकीन है कि IMF की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है आने वाले चंद दिनों के अंदर वो हो जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है वो कर्जे की शराइत पूरी कर रही है, जिन शराइत को इमरान खान ने तय किया, और इस वजह से उसका गन जो उसने माशी गन डाला वो साफ कर रही है। तो हुकूमत तो ये काम भरपूर तरीके से कर रही है और जानती है कि अवाम पे बोझ डल रहा है, लेकिन अगर ये ना करे हुकूमत तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। हुकूमत इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कुछ कर रही है, ये जो अचीवमेंट्स है वो तो सामने है, लेकिन हुकूमत एक और चीज भी तो चाहती है कि अदल के तराजू को बराबर किया जाए। उस बराबरी में काफी एफर्ट्स हो रही हैं, वो एफर्ट्स कहां तक पहुंची है सर? देखें, वो तो एक डिबेट है ना, हम हाईलाइट कर रहे हैं, हम अपना मुद्दा जो है वो अवाम के सामने डेली रख रहे हैं कि किस तरीके से जो जो जुडिशरी है उसको एक न्यूट्रल किरदार अदा करते हुए नजर आना चाहिए है, और लोगों को महसूस होना चाहिए है कि न्यूट्रलिटी है। अगर पहले कुछ रॉन्ग्स हुए, गलत हुए फैसले, तो आज वो दुरुस्त होने चाहिए, या अगर वो दुरुस्त नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप एक फेयर तरीके से नहीं चल रहे, और तब जो था वो कानून का जो तराजू था वो टिल्टेड था, और आज जो है वो आज भी टिल्टेड है। अगर वो दुरुस्तगी नहीं होती तो ये डिबेट तो चल रही है, जुडिशरी के ऊपर बातचीत हो रही है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स के अंदर 132वें नंबर पे है 140 ममालिक। राजा साहब चलिए, मैं लेट्स टेक इट दिस वे, इमरान खान एक पोस्टर बॉय तो है, और इमरान खान का वो कदावर पोस्टर जो इस वक्त लगा हुआ है, उस पोस्टर को उतारने में, गिराने में और ढाने में अभी तक हुकूमत कितनी कामयाब हुई है? देखें, इमरान खान कोई पोस्टर बॉय नहीं है। इमरान खान की एक नाकाम हुकूमत थी 4 साल की, उस नाकामी के वजह से आज हमें ये सफ़र करना पड़ रहा है, और IMF के मुआहदे को हम बहाल कर रहे हैं। अगर उन्होंने बहाल किया होता तो अब तक तो IMF का मुआहदा ख़त्म हो चुका होता, शायद हमें दूसरे एक और करना पड़ता, लेकिन वो मुआहदा ख़त्म हो चुका। तो उनकी नालायकियों के ऊपर हम झाड़ू फेर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अवाम समझती है। आज महंगाई जो है वो एक तकलीफ दे अमल है जो लेकिन राणा साहब, ये जो आर्गुमेंट आप देते हैं कि इमरान खान कर गया था, इस आर्गुमेंट को आपको लगता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय करेंगे जब आप वोट लेने के लिए जाएंगे, ये इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे? नहीं, मैंने तो आपको बताया ना, हमने क्या, हुकूमत ने किया क्या है? हुकूमत ने तो IMF की शराइत पूरी की है। वो शराइत जो है उससे आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल गंवाया है। बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे आप बता दें हमने क्या किया, यानी कि हम तो, या हमने कोई डेवलपमेंट में अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट लगा दिए हो, या तो कोई और चीज। तो फिर राणा साहब, फिर राणा साहब, फिर इसमें तो लेट्स टेक इट वेरी सिंपल देन। इसका मतलब तो ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप इलेक्शंस के मुतहम्मिल तो नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे तो लोग फूलों के हार तो नहीं डालेंगे आपको? नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूं कि हम अवाम को बताएंगे कि हम तो सिर्फ वो शराइत पूरी कर रहे हैं जो इस मुल्क को, IMF के मुआहदे को बहाल करेंगी, मुल्क को दिवालियेपन से बचाएंगे, और वो मजबूरी के फैसले हैं जो हम कर रहे हैं। रियासत आप बचा लेंगे, लेकिन सियासत दांव पे लगा देंगे, और अवाम समझेगी इस चीज को और हमें सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस, हमारा मौका बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शंस अगर एक वक्त में हो तो मुल्क के लिए बेहतर हैं। केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे वो सूबाई हो या वो जो है वफाक के इलेक्शंस हो, क्योंकि यहाँ पहले ही इलेक्शन माने जाते हैं और उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं होता। तो ये जो सेटअप आ गया जहां अलग-अलग इलेक्शंस होंगे, तो वो तो एक पोलराइज्ड सिचुएशन को और फर्दर पोलराइज करेंगे और तकसीम पैदा करेंगे इस मुल्क के अंदर। तो हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए हैं, और सेंसस के भी मामलात हैं और भी दीगर मामलात भी हैं। फिर जिस तरह मरियम बीबी कहती हैं कि इंसाफ जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये सब वो मामलात हैं। हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे। आज इमरान खान 3 अदालतों में पेश नहीं हुए, इस्तिस्ना मिल गया। नैब रावलपिंडी ने भी बुशरा बीबी और इमरान खान को तलब कर रखा था। इमरान खान और बुशरा बीबी वहां भी नहीं गए हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट केस है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाकी काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म जारी कर दिया। इस पर बात कर हमारे साथ रही। वेलकम बैक। पाकिस्तान में किसी भी हुकूमती ओहदेदार को अगर कोई तोहफा मिलता है तो तसव्वुर किया जाता है ये तोहफा किसी शख्सियत को नहीं बल्कि उसके ओहदे को मिला है। कानूनी तौर पर उस ओहदेदार को ये तोहफा तोशा खाना में जमा कराना होता है। इसके बाद अगर वो खरीदना चाहे तो 20% या 50% अदायगी करने के बाद खरीद सकता है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तोशा खाना भी एक तरह से कारोबार बन गया।
दुनिया भर से मिलने वाले महंगे तहाइफ को तोशाखाना में जमा कराकर उसके औने पौने दाम लगवाए गए। मिसाल के तौर पर एक चीज जिसकी कीमत 100 रुपए है, तोशाखाना के अमले ने उसकी कीमत 10 रुपए लगाई और फिर इस 10 रुपए की चीज का सिर्फ 20% यानी 2 रुपए देकर इसे खरीद लिया गया। यूं कानूनी तौर पर 100 रुपए की चीज 2 रुपए में हासिल करके 98 रुपए का मुनाफा कमा लिया गया। माजी के तकरीबन तमाम हुक्मरानों पर इसी तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। तोशाखाना का कारोबार इतना महफूज था कि कोई सवाल भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि किसी आम आदमी को आज तक इसकी तफसीलात से आगाह नहीं किया जाता। किसी ने लिया और कितने में लिया इस पर कहानियां तो मौजूद है, लेकिन कोई मुस्तनद डॉक्यूमेंट आज तक सामने नहीं है। और अपनी मिसाल आप है कि इससे पहले जिन्होंने लिया उनके तोहफों को मार्केट में फरोख्त करने की कहानियां सामने नहीं आई, जो अब की बार आने लगी हैं। कई बार सहाफ़ियों ने या आवाम ने जानने की कोशिश की, लेकिन हर हुकूमत वक्त ने इसे सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। बहाना तराशा गया कि हमारे ताल्लुकात दोस्त ममालिक से ख़राब हो जाएंगे। बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने की इजाज़त दे दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट करते हुए बताया कि तोशाखाना का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। यूँ हर कोई इसे देख सकेगा। अब देखना है इस पर कितनी कहानियां निकलती हैं, लेकिन एक कहानी आजकल मंजर-ए-आम पर है, खबरों में है। खान साहब ने तोशाखाना स्कैंडल पर बहुत तकारीर की और आवाम को बताया कि किस तरह तोशाखाना को हुक्मरानों ने अपनी लूट मार का एक जरिया बना रखा था। तोशाखाना में जंजाल उस वक्त आया जब खान साहब ने एक कीमती घड़ी जिस पर खाना काबा नक्श था और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जो सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफे में दिया था, जिस पर की गई नक्शो नगारी ने उसको अनमोल बना दिया था। पता चला कि खान साहब ने वो घड़ी बहुत कम अदायगी के बाद ओपन मार्केट में बेच दी है और उसे करोड़ों रुपए मुनाफा कमाया है। लेकिन जब खान साहब ने इस बारे में उनसे पूछगछ की गई तो खान साहब का जवाब था कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। चले घड़ी खरीदी एक तरफ, मगर घड़ी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? पैसे कमाए तो आमदन इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर क्यों नहीं की? इस घड़ी वाले केस में खान साहब के खिलाफ एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में, एक केस बैंकिंग कोर्ट में है, लेकिन तोशाखाना केस में खान साहब अदालतों में पेश होने से कतरा रहे हैं। वो बाकी केसेस जैसे तैसे पेश हो जाते हैं, लेकिन तोशाखाना केस में पेश ही नहीं होते। इस केस में उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके। खान साहब की तोशाखाना केस मुसलसल 7 अदम पेशियां हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद होना है, लेकिन पेश नहीं होते और इस्लामाबाद अल्तवा लेते हैं। एक जानिब ये रवैया है, मगर दूसरी जानिब अपने कारकुनान को कहते हैं कि मेरा तोशाखाना का केस टीवी पर दिखाया जाए। कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है, कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से। अगर आप टीवी पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी खान साहब को बता दें कि केसेस टीवी पर नहीं अदालतों में चले जाते हैं। अगर आप कोई टीवी पर केस चलवाना चाहते हैं तो अदालत में पेश होकर अदालत से ये सदा करना होगी, फिर हम भी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि आपका तोशाखाना का केस अदालत में चलना चाहिए। दूसरी जानिब वकील अजहर सिद्दीक का बयान भी अहम है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस केस में खान साहब पर फर्द जुर्म नहीं लग सकती। अदालत फर्द जुर्म लगाने जा रही है, लेकिन वकील साहब अभी तक इस बहस में है कि इस पर फर्द जुर्म नहीं लग सकती है। उनकी गुफ्तगू में काबिल जिक्र बात यह भी है कि जुर्म तो हुआ है, लेकिन 120 दिन के अंदर हमसे नहीं पूछा गया, लिहाजा बिल्कुल पूछा नहीं जा सकता। अब नैब की टीम भी तोशाखाना रेफरेंस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी सिलसिले में नैब के डायरेक्टर रिजवान अहमद की सरबराही में नैब की 4 रुकनी टीम ने दुबई में पाकिस्तान काउंसलेट में उमर फारूक ज़हूर से मुलाकात की। ये वही उमर फारूक हैं जिन्होंने खान साहब से फराग गोगी की मदद से घड़ी खरीदी थी। उमर फारूक ज़हूर अपने साथी मास्टर ग्राफ स्पेशल एडिशन और जो टेम्पलेट नायाब घड़ी थी वो नैब टीम को देखने और तस्दीक के लिए काउंसिल खाने से लेकर आए थे। उन्होंने नैब टीम के साथ वही ग्राफ स्टोर का दौरा किया जहां सरकारी तौर पर तस्दीक की गई ये घड़ी हकीकी है। अब नैब ने तहकीकात का दायरा कार दुबई तक वसी कर दिया है। उधर नैब ने आज बुशरा बीबी और इमरान खान को नैब रावलपिंडी की जानिब से तलब किया गया था। उन्हें एक सवालनामा भेजा गया था जो 7 सवालात पर मुश्तमिल था, लेकिन ना तो उसका जवाब आया है और ना ही आज इमरान खान और बुशरा बीबी नैब के सामने पेश हुए हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी राना अबरार खालिद ने भी ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि नैब रावलपिंडी की टीम ने आपको बुलाया था, आप तो चले गए थे, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी नैब में नहीं जा रहे हैं। ये केस कितना खतरनाक है? मतलब वो क्या डर है जिसकी वजह से इमरान खान साहब नैब में पेश नहीं हो रहे? बिल्कुल, मुझे नैब ने बुलाया था, मैं 2 मरतबा गया, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा गया। 1 मरतबा मैंने कोई 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी थी नैब ऑफिसर्स को, और फिर मुझे दूसरी मरतबा उन्होंने बुलाया था कुछ चीज़ों की वजाहत के लिए डिस्कशन करनी थी, तो मैं तो बिल्कुल चला गया, सरेआम चला गया, सबके सामने चला गया। लेकिन इमरान खान जो कि पाकिस्तान के लाडले हैं और बदकिस्मती से लाडले होने का वो फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का मजाक उड़ाकर और इन्वेस्टिगेशन इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। बात यह है कि अगर इमरान खान समझते हैं, जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में टीवी चैनलों पर कहते हैं कि जी ये तोशाखाना केस कुछ भी नहीं है, ये मजाक है, ये फलां है, और अगर वो सच्चे हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, तो उनको तो दंदनाते हुए जाना चाहिए था। अभी नैब ने उनको एक्यूज भी डिक्लेयर नहीं किया है।
सिर्फ वजाहत के लिए बुलाया है, चंद सवालों के जवाब पूछे हैं। अब इमरान खान नहीं गए हैं, बुशरा बीबी नहीं गई हैं, बाकी लोग नहीं गए हैं, तो अब नैब के पास क्या चॉइस है, क्या रास्ता बाकी बचता है? नैब उनको गिरफ्तार करने की तरफ जाएगा। जब नैब गिरफ्तारी के लिए जाएगा, उनकी टीम जाएगी जमान पार्क या कहीं पर भी इमरान खान की मौजूदगी का उनको इंफॉर्मेशन मिली, तो फिर ये एक बहुत बड़ा उसको इशू बनाया जाएगा। लोगों को कहा जाएगा कि जमान पार्क पहुंचो, हक और सच की जैसे कोई जंग चल रही हो। जनाब, आप सियासत खेल रहे हैं। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी तो खासा अफसानवी, बड़ा अपहिल और बड़ा चैलेंजिंग टास्क दिखाई देता है। हमने देखा कि नैब का ये नोटिस, इसकी तामील कराने के लिए ऑफिसर्स पहुंचे थे जमान पार्क और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, यानी वो नोटिस की तामील नहीं करा सके। तो आप गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस आई और इस्लामाबाद पुलिस अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। इमरान खान को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज भी एक केस के अंदर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए सरकारी वकील को कि भाई अगर अदालत जमानत जो है वो मनसूख करती है या वारंट जारी करती है तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लेना है। तो इमरान खान तो अनटचेबल है, उनको किस चीज का डर है? मेरा तो यही क्वेश्चन है कि क्यों अनटचेबल हैं? पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग टचेबल हैं, उनको जब चाहे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं, वो अदालतों में पेश होते हैं, उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाती। लेकिन इमरान खान आखिर क्यों अनटचेबल है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक आदमी जो सवालों के जवाबात नहीं देता, जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, राणा साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे सामने, नहीं देता अपने बेगुनाह। इस पर फौजदारी कार्रवाई शुरू होनी है। F8 कचहरी में इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब इस्तफसारी करते रहे कब आएंगे। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद मामला नहीं चला। हमने इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट सुना, वो कहते हैं कि इस तोशाखाना केस की पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। यानी वो एक परसेप्शन देते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसकी पब्लिक हियरिंग हो, लोगों को भी पता चले कि तोशाखाना केस क्या है। तो क्या समझा जाए कि ये तोशाखाना केस एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, या वाकई इमरान खान गिरफ्तारी के डर से ना F8 कचहरी जा रहे हैं ना नैब जा रहे हैं? जी, उस दिन मैंने इमरान खान की ये स्टेटमेंट सुनी थी जिस दिन इस्लामाबाद की पुलिस वो SP राय ताहिर हुसैन की सरबराही में जमान पार्क गई थी लाहौर में। तो इमरान खान की ये स्टेटमेंट आई थी कि जी पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए तोशाखाना केस की। मैं उनको बताना चाहता हूं, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया था उनको, खान साहब गुजारिश करते हैं आपसे कि पहले दिन से, फरवरी से जब ये केस शुरू हुआ है एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, इसकी पब्लिक हियरिंग हो रही है। जो चाहे जा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। हर आदमी, हर आम आदमी भी ये हियरिंग जाकर देख और सुन सकता है। राणा साहब, अब नैब ने तहकीकात का दायराकार दुबई तक वसी किया है और वो उमर फारूक जहूर तक भी पहुंचे हैं। उससे भी कुछ सवालात हुए और तस्दीक भी वहां से उमर फारूक जहूर ने की है कि नैब की टीम आई थी और वहां पर जो काउंसलेट है पाकिस्तानी, वहां पर वो गए और उनसे जो भी उनके पास डिटेल्स थी वो उन्होंने नैब की टीम के साथ शेयर की हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि वहां तक जो तहकीकात का दायराकार है उसमें वसअत आ गई है, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए? जी बिल्कुल, कल नैब की टीम दुबई गई थी और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी एक नैब ऑफिसर दुबई गए थे। वो जाकर उमर फारूक जहूर से मिले थे, उनसे कुछ एविडेंस उस वक्त कलेक्ट किए थे, कुछ अब कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कौंसलेट से नैब की टीम ग्राफ कंपनी के शोरूम पर भी गई, उनकी मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए और ग्राफ कंपनी के शोरूम पर वो सेट जो उमर फारूक जहूर को बेचा गया था वो ले जाया गया फिजिकली और उन्होंने उसकी अथेंटिकेशन को वेरीफाई किया है कि ये ओरिजिनल है नंबर 1 और ये वही सेट है जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर पर टेलर मेड बनवाया था। ये इस बात की तस्दीक हुई और दूसरी उसकी प्राइसिंग की भी तस्दीक हुई है कि मिनिमम ये $7 मिलियन की वैल्यू रखता है और मैक्सिमम 12 मिलियन, मतलब $7 मिलियन से लेकर $12 मिलियन तक इसकी वैल्यू थी। जबकि ये फर्रा गोगी साहिबा ने उमर फारूक जहूर को 75 लाख दिरहम में बेचा था, जो कि उस वक्त के रेट के मुताबिक $2 मिलियन मतलब $20 लाख के इक्वल बनता था। इसके अलावा और भी कुछ सबूत कलेक्ट किए हैं। एक तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज फर्रा गोगी साहिबा के आने जाने की और बाकी चीज़ें। इसके अलावा किस जरिए से फर्रा गोगी साहिबा दुबई गई थी
वो भी सबूत मिले हैं कि दुबई एविएशन से कि एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। अगर आप मुझे परमिशन करेंगे तो मैं उनका नाम भी ले लूंगा, मुझे उसका नाम लेने में कोई इशू नहीं है। उनके प्राइवेट जहाज के ऊपर फराह गोगी साहिबा ये सेट लेकर गई थी, और जब वो दुबई एयरपोर्ट से उन्होंने निकलना था तो ये जेवरात, मेरा ख्याल है जब आपने बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून कह दिया और फिर उनका प्राइवेट जेट कह दिया, तो मेरा ख्याल है कि जो सादा से पाकिस्तानी है वो इतने भी सादा नहीं है, वो समझ गए होंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई? बिल्कुल, वो समझ जी, वो तब तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। फिर 75 लाख की दिरहम बैग में डालकर फराह गोगी साहिबा उसी प्राइवेट जहाज पर वापस इस्लामाबाद आई थी। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। अगर आप कोई भी चीज पाकिस्तान से बाहर बेचने के लिए भेजते हैं, अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा मालियत की है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री से एक्सपोर्ट एनओसी चाहिए होता है। उसके बगैर वो स्मगलिंग कहलाती है और उसके ऊपर एंटी स्मगलिंग लॉ अप्लाई होता है। फिर जब आप वो रकम, जो वो चीज बेचकर जो आपको रकम मिलती है, अगर वो $5,000 से ज्यादा मालियत की रकम है गैर मुल्की करेंसी में, तो वो फिजिकली नहीं वापस लाई जा सकती जहाज के ऊपर, वो बैंकिंग चैनल के जरिए ही वापस लाई जा सकती है। अगर विदाउट बैंकिंग चैनल वो किसी भी तरीके से वापस आए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके ऊपर लागू होता है। यही वजह है रियान साहब कि मैंने जो खुला खत भेजा था इमरान खान को, याद होगा आपको, बल्कि आपने अपने ट्विटर पर भी चढ़ाया हुआ था, पिछले दिनों आपने बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई उसके ऊपर, कि वो सलीम साफी साहब ने रोजनामा जंग में शाये किया था। मैंने कोरियर किया था, आज तक मुझे उसका जवाब भी नहीं, जिसमें मैंने 12 नुकात उठाए थे जो इमरान खान कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उनको बताया था, आपको चैलेंज है, आप इनका जवाब कर दिखा दें कि आपने कानून और रूल्स की 12 खिलाफ वर्जियां की हैं। आप जो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आप इतने मासूम नहीं हैं। वो 12 सवाल नहीं, आपकी चार्जशीट है, उसका जवाब नहीं आ रहा। अबरार साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर जाने से पहले आज वफाकी काबीना ने एक फैसला किया, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप तोशाखाना से हासिल होने वाले तहफ़ की तफसीलात मांगते रहे, नहीं मिली। अब इनको पब्लिक करने का जो फैसला आज वफाकी काबीना ने किया है, इस फैसले पर आपका कोई कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, मैं इसको वेलकम करता हूं। ये अच्छा फैसला है कि ये सारी तफसीलात पब्लिक करनी चाहिए। मगर रियान साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, पब्लिक करने के नाम के ऊपर बहुत सारी चीजें फिर भी छुपा के रखती है। वफाकी काबीना को ये आर्डर करना चाहिए कि साथ में कि जो आरटीआई के तहत जो कोई सवाल पूछता है, लेटर इन स्पिरिट उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि मुझे अभी तक वो 5 सवालात मैंने पूछे थे जो फर्स्ट आरटीआई में 23 नवंबर 2020 को, उनके जवाबात अब तक मुझे नहीं मिले हैं। और कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस भी पेंडिंग है जिसकी अप्रैल में डेट है, लेकिन वो आगे बढ़ता चला है। मैं बराबर वेलकम करता हूं, मगर लेटर इन स्पिरिट इसको मुमकिन बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना अबरार खालिद सीनियर साहबी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल उठाएंगे कि सियासी कारकुन या फिर सियासी ईंधन। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में इस वक्त पॉपुलैरिटी का डंका बज रहा है। पॉपुलर लीडर गुफ्तार का गाजी और शख्सियत का साहिर यानी जादूगर होता है। वो अपनी शख्सियत के जरिए से अपने कारकुनान, अपने फॉलोअर्स को इस कदर मुतासिर करता है कि अपने शहर में जकड़ लेता है। वो अपने मफाद की खातिर या तो क्राइसिस को पैदा करता है या अवेलेबल क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी इस्तेफादा करने की कोशिश करता है। उसकी शख्सियत के जाज़िब बेनज़र होने की वजह से उसके कारकुनान उसकी शख्सियत में यूं जकड़े जाते हैं कि अगर वो कहता है कि दिन है तो कारकुनान मानते हैं कि दिन है। वो कहता है रात है तो कारकुनान मानने को तैयार हो जाते हैं कि रात है। वो कहता है खड़े हो जाओ, कारकुनान खड़े हो जाते हैं। यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठने लगते हैं। यानी जिधर वो देखता है उस तरफ उसके फॉलोअर्स देखते हैं। और मुल्क में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यानी ऐसा जादू का जो नशा है वो सर चढ़कर बोल रहा है कि ऐसा हिप्नोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि ब्लाइंड फोल्ड, यूं के जैसे कारकुनान ने आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांधे हुए हैं। वो दीवानावार उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता गिरफ्तार यूं आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। और फिर उसका नुकसान क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। होता ये है कि जब कोई कारकुन किसी सियासी लीडर के लिए जान दे देता है तो वो शायद उसके मरने के बाद उसका जिक्र तो करता है, लेकिन उसके लवाहिकीन से
खुद उसके घर जाकर मिलना पसंद नहीं करता है, बल्कि उनसे ये दरख्वास्त करता है कि वो खुद उसे मिलने के लिए आ जाएं। कुछ ऐसा ही हमने अपनी हालिया सियासी तारीख के अंदर भी देखा है कि आज तक जितने कारकुनान ने जाने दी हैं, कोई चला गया है तो उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश की है, यानी लाशों पर सियासत करने की कोशिश की जाती है। जाने वाला जान से चला जाता है उसी शख्सियत परस्ती के अंदर, उसी शहर के अंदर गिरफ्तार होके, लेकिन उसके बाद उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा ये सब लोग देखते हैं। उसके ऊपर कुछ दिन बात होती है और उसके बाद मट्टी डाल दी जाती है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ऐसे ही फिनोमेना के ऊपर बात की है। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। कारकुन हलाक हुआ। कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी। नौजवानों में आपसे मुखातिब हूँ, जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को ज़मान पाक बुलाया करने के लिए, वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है और उसको और टांग पे टांग रखी हुई थी। जूती का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी। जो ये इज्जत देता है उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी? ये सवाल उठते हैं ना। मरियम नवाज आज मुल्क को, कौम के नौजवानों को बता रही है कि वो मुल्क का मुस्तकबिल है, जिनको यूं किसी सियासी पार्टी का ईंधन नहीं बनना चाहिए। उनकी बातों से लाख इख्तलाफ सही, उनकी बात अपनी जगह, लेकिन उनकी ये बात इस लिहाज से 100% दुरुस्त मालूम होती है कि नौजवानों को भी अंधी तकलीद से बचना चाहिए। ये सोचना और देखना चाहिए कि कौन उनसे मुखलिस है और कौन नहीं है। किसी भी सियासी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी में इस हद तक नहीं गुजरना चाहिए कि वो अपनी जान ही गवा बैठे, खासकर तब जब वो किसी ऐसी की तकलीद कर रहे हों जो खुद सैकड़ों मुहाफिजों और जैसे कारकुनान के हिफाजती हिसार में हों। उसे अपनी जान की फ़िक्र तो हो, लेकिन जो लोग उस पर जान निछावर कर रहे हैं, सदके वारी जा रहे हैं, उनकी ज़रा बराबर, रत्ती बराबर भी फ़िक्र ना करें, क्योंकि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में उनको कुछ दिन याद रखा जाएगा और फिर फरामोश कर दिया जाएगा, लेकिन उनके माँ बाप, बहन भाई हमेशा उनके जाने के गम में मुब्तला रहेंगे। अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। ये सवाल आपके सामने छोड़े देते हैं कि सियासी वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, या फिर सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर ये फैसला आपको करना है कि आपने पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काम करना है या फिर वो पॉलिटिकल फायर का निशाना बन जाना है जिसके अंदर आपको झोंका जाएगा और फिर उसकी चिंगारियों से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।